अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज जो हम सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें से जो पेपर आज हम करने वाले हैं वो फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर का पेपर है और 2022 का ही है, लेकिन ग्रुप चेंज है। कल हमने जो जिस ग्रुप में की थी, जो वर्जन हमने पेपर को एक्सप्लेन किया था वो 7101 था। आज वाला जो है वो 3101 वाला वर्जन है, उसको करेंगे लास्ट ईयर का पेपर। आज भी हम इंशाल्लाह MCQs ही करने जा रहे हैं, तो बगैर किसी मज़ीद बातें की हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि द ऑर्गेनल विच विल बी मोर एक्टिव इन लिवर सेल्स। चीज को ध्यान से पढ़ो, वो ऑर्गेनल जो कि ज्यादा एक्टिव होगी लिवर सेल्स में आफ्टर अल्कोहल अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इनटेक के बाद देखो कौन सी ऑर्गेनल ज्यादा एक्टिव होगी। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है H2O में। तो ये अगर ये सारी बातें थोड़ी सी रिकॉल करो तो ये कहाँ पे हो रही थी, हमारे पास 4 ऑप्शन है। लाइसोसोम में इसमें नहीं इन्वॉल्व, पेरोक्सीसोम है, ग्लाइकोसिसोम है, पॉलीसोम है। तो इसमें देखो अगर पेरोक्सीसोम जो है ये वो वाली ऑर्गेनल है जो लिवर में ज्यादा एक्टिव होगी जब अल्कोहल इंटेक होगा, क्योंकि अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, वो पेरोक्सीसोम्स में होता है। फिर उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल H2 और वाटर ऑक्सीजन में, तो वो भी हमारे पास जो एंजाइम होता है वो पेरोक्सीसोम्स के अंदर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा पेरोक्सीसोम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब देखो सेकंड चैप्टर में काफी सारी प्रॉपर्टीज है वाटर की, लेकिन उसमें कौन सी वाली ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वाटर की इंटीग्रिटी, जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिपिड बाइलेयर बनेगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका लिपिड बाइलेयर से कोई लेना देना नहीं। अब देखो लिपिड बाइलेयर को समझो ना कि लिपिड बाइलेयर हाइड्रो, यही होता है ना लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये कब बनता है, जब लिपिड की कौन सी वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये जो हाइड्रोफिलिक है वो ऊपर वाटर की तरफ मुंह कर लेते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक है वो एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं और लिपिड की बाइलेयर बन जाती है। ये प्रॉपर्टी वाटर की जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमने उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ढूंढनी है। पहला हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे लेना देना नहीं है। उस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा हीट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और उसमें चेंजिंग बहुत कम आएगी टेम्परेचर में, ये इसकी अपनी स्पेसिफिक मतलब कैपेसिटी है हीट की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, कोहेजन एंड टेंशन जो है वो भी नहीं है, और इसके बाद हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसकी वजह से हमारे पास लिपिड बाइलेयर की क्या बनती है, लिपिड बाइलेयर की जो इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है वो वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस चीज में फाउंड होता है। मतलब इनमें से ये जो 4 हमारे पास इन्होंने डाइसैकेराइड बताए हुए हैं, इसमें से किस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। अब हमारी बुक में जो है ना सिर्फ एक ही हमारे पास ऐसा डाइसैकेराइड मेंशन किया गया जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो वो अगर कॉन्सेप्चुअली याद भी ना हो तो वैसे बंदे को याद रह जाता है। वैसे कॉन्सेप्चुअली जो है वो हम देखेंगे, हम दो मोनोसैकेराइड को मिलाएंगे तो जिससे वो प्रॉपर बनेगा हमारे पास डाइसैकेराइड, उसमें लिंकेज देखेंगे कि ये जो है ना अल्फा है या बीटा है, फिर कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो सुक्रोज में नहीं होती, सुक्रोज में अल्फा 1,2 होती है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज है, तो लैक्टोज इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो लैक्टोज में ही होती है। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में भी 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन बीटा नहीं होती, अल्फा होती है, वो अल्फा 1,4 होती है। इसी तरह अमाइलोज में भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, लैक्टोज जो है कि उसमें हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। उसके बाद कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी, देखो पिछले जब हम कल पेपर डिस्कस कर रहे थे दूसरे ग्रुप का, सेम ईयर के दूसरे ग्रुप का, तो वहां पे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, लेकिन वहां पे हेपेटाइटिस डी का नहीं पूछा था, वहां पे हेपेटाइटिस डी का नहीं पूछा था। लेकिन मैंने उस वक्त भी बता दिया कि जो कॉटन का लीफ डिजीज है वो बैगमो वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी याद कर लो क्योंकि अगली बार हो सकता है इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो वहां पे पॉइंट्स का मैंने बताया था कि इस वजह से पूरी वाली डिजीज होती है और जो वायराइड्स होते हैं उसकी वजह से हेपेटाइटिस डी होता है ह्यूमन में। तो यहाँ पर भी देखो कि द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी इज, 4 ऑप्शन है, वायरस, बैसिलस, वायराइड या पॉइंट्स। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो वायराइड होगा, क्योंकि ह्यूमन में हेपेटाइटिस डी एक ऐसी बीमारी है जो कि वायराइड्स की वजह से होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिफेक्टिव वायरस की वजह से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द फिजिकल मेथड यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। अब फिजिकल मेथड है, देखो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के 2 मेथड्स हैं, या तो केमिकल मेथड या फिजिकल मेथड है।
केमिकल मेथड में हम कोई केमिकल यूज करते हैं और फिजिकल मेथड्स में फिजिकल कोई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स में जब केमिकल, अब एंटीसेप्टिक्स है, पहला ऑप्शन इसका क्या, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स में केमिकल मेथड है क्योंकि इसमें हम केमिकल यूज करते हैं लिविंग टिश्यूज के ऊपर ताकि बैक्टीरिया कंट्रोल में रहे। इसी तरह डिसइंफेक्टेंट्स है, डिसइंफेक्टेंट्स भी केमिकल्स हैं जो कि यूज होते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो डिसइंफेक्टेंट्स भी केमिकल मेथड है, एंटीसेप्टिक्स भी केमिकल मेथड है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है वो भी केमिकल मेथड है क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई केमिकल यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जो पास्चराइजेशन है ये फिजिकल मेथड है, ड्राई हीट हो गया, हीटिंग हो गई या उसको बॉइलिंग हो गई, ये सारी चीजें फिजिकल मेथड्स में आती हैं। तो जो पास्चराइजेशन है जिसमें हम मिल्क को हीट करके बैक्टीरिया से क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, तो वो वाला प्रोसीजर क्या है, वो हमारे पास फिजिकल मेथड है। तो यहाँ पर भी जो फिजिकल मेथड इन चारों में से है वो सिर्फ पास्चराइजेशन है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, पास्चराइजेशन। उसके बाद अगला है हमारे पास के द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। देखो पिछले ग्रुप में भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन आया क्या था, साइक्लिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड। अब उसी टॉपिक से फिर क्वेश्चन बना हुआ है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है इसके प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये जब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को जो 40 मिनट वाला लेक्चर था उसमें हमने डिटेल से ये चीज बार बार डिस्कस की थी कि इसके प्रोडक्ट्स किस स्टेज पे क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी चीजें दी थी, सारी चीजें याद रखो कि वही पेपर में आती है। तो वह पेपर क्या है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स क्या है, पहला प्रोडक्ट उसका आता है जब वाटर की फोटोलाइसिस होती है तो वहां से ऑक्सीजन बनती है, एक प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। फिर जब वो फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाते हैं तो बीच में हमारे पास एटीपी बनती है, एक वो हो गया वो प्रोडक्ट। एक जब फोटो सिस्टम 2 से एनएडीपी तक जाता है तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है एनएडीपीएच। ये टोटल मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हमने इन ऑप्शंस में देखना है, पहला ऑप्शन क्या है, एटीपी है, NADH2 है और O2 है। देखो एटीपी भी बनता है, O2 भी बनता है, लेकिन NADH2 नहीं बनता, ये चीज याद रखो। बार बार बच्चे इस पे लगा देते हैं NADH2, ये इसका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से काम नहीं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होता है वो NADP+ होता है, तो वहां से जो बनेगा वो NADPH बनेगा। NADPH क्या बनेगा, NADPH। तो NADH2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरा है ATP है, NADPH है, अब ये दोनों ठीक है, और तीसरा साथ में O2 है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ही है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है, NADPH, उसके बाद O2 और ATP। और अगर कोई पूछे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोडक्ट्स क्या है तो उसमें सिर्फ एटीपी बनती है और कोई प्रोडक्ट उसका नहीं है, ठीक है। ए साइक्लिक की ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन साइक्लिक की सिर्फ और सिर्फ एटीपी होती है, ना उसमें NADPH बनता है ना उसमें ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का पूछा हुआ, तो उसमें एटीपी बनती है, NADPH बनता है और O2 बनता है, तो राइट ऑप्शन इसका दूसरा है। तीसरे को अगर हम देखें तो वो एटीपी भी है, NADPH भी, लेकिन CO2 है। CO2 जो है वो कंज्यूम होता है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो बनता नहीं है, बल्कि वो इस्तेमाल होता है, आगे केल्विन साइकिल में होगा। उसके बाद PGA है, वो प्रोडक्ट है लेकिन वो केल्विन साइकिल का है, या उसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का प्रोडक्ट है PGA जो है, जिससे बाद में हमारे पास ग्लूकोज वगैरह बनेगी या जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, हमारे पास ATP, NADPH और O2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, कार्ड एंटीकोडॉन इज अ पार्ट ऑफ। अब उस समय वो पूछने ये चाह रहे हैं कि जो एंटीकोडॉन होता है वो किस चीज का पार्ट है, जो एंटीकोडॉन है वो किस चीज का पार्ट है। तो एंटीकोडॉन देखो, ये हम सेकंड चैप्टर में इस चीज को हम देख रहे थे। ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर आरएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए, राइबोसोमल आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए। तो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है जिसको एंटीकोडॉन कहते थे। अब देखो जो मैसेंजर आरएनए में भी हमारे पास सीक्वेंस होता है कोडॉन्स का, लेकिन उसको कोडॉन बोलते हैं, मतलब अगर ये C है या U है या U है तो हमारे पास ये क्या है, एक कोडॉन है जो कि किसी अमीनो एसिड को करेगा, डायरेक्ट करेगा, उसको बनाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। तो ये मैसेंजर आरएनए पे जो होता है सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स उसको कोडॉन बोलते हैं। ये चीजें मैं साथ क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है अगली बार ये पूछे कि जो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है जिसको हम कोडॉन बोलते हैं वो किस चीज का पार्ट है, तो फिर वो मैसेंजर आरएनए होता है। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है इसको क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। जबकि इसी के कंप्लीमेंट्री अगर तुम लोगों को याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर था, अगर याद आ रहा तो इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसमें ये डी लूप था, ये थीटा लूप था, ये एंटीकोडॉन वाला था, ठीक है। और ये उसके मतलब जो वो क्या है, इसको मिडिल लूप भी कहते थे, एम लूप जो है। तो ये 3 लूप्स वाला एक आरएनए था जिसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ऐसे, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए कोई कोड होता था जिसको हम कहते थे एंटीकोडॉन, ठीक है। जैसे अगर ये C है तो C के कंप्लीमेंट्री G होगा, U के कंप्लीमेंट्री क्या होगा, A। तो इस तरह का हमारे पास का GA। अब ये भी कोड है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड है।
लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंटीकोडॉन, क्योंकि एंटीकोडॉन और कोडॉन एक दूसरे के क्या होंगे हमारे पास, क्या होंगे हमारे पास, कंप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे होता है तो एंटीकोडॉन कहां पे होगा, ट्रांसफर आरएनए पे। किस पे होगा, ट्रांसफर आरएनए पे होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर एंटीकोडॉन जो है ट्रांसफर आरएनए पे होता है, तो हमने ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे ढूंढना है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए जो कि करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा है कंप्लीमेंट्री डीएनए। अब ये चीजें मैं साथ बता दूं, कंप्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, कंप्लीमेंट्री डीएनए जब हमारे पास राइबोसोम कन्वर्ट होता है दोबारा से किसमें, डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो जो डीएनए बनेगा उसको कहेंगे कंप्लीमेंट्री डीएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है, राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, जब हमारे पास डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, तो वो जो सीक्वेंस बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड उसको कहेंगे मैसेंजर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म पे आएगा, राइबोसोम्स के साथ जुड़ेगा और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए के साथ ट्रांसलेशन प्रॉपर, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो जो सेंट्रल डॉग्मा वाला फिनोमेना है वो सारा यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए है, कि जो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जिसको एंटीकोडॉन कहते हैं वो असल में ट्रांसफर आरएनए है। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर यूजिंग वैक्सीन। अब देखिए हम तीसरा चौथा पेपर है जो कि डिस्कस कर रहे हैं और सारों में जो है वही इम्यूनिटी वाला आया हुआ है कि आर्टिफिशियल है, एक्टिव है, इन वो पैसिव है, आर्टिफिशियल पैसिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव है, ये सारी चीज इससे से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो पिछले ग्रुप में या जो दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि हमारे पास जब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, जिसको हमने कहा था कि वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अब वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इम्यूनिटी जिसमें वैक्सीन अगर प्रोवाइड करे तो उसके बाद इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी। अब ये बुक में बड़ी वाजे लिखा हुआ है और पढ़ाते हुए भी हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। तो अगर वो एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। अगर वो इम्यूनिटी ऐसी हो कि हम एक एंटीजन ले, क्या ले, एक एंटीजन ले, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो डेड हो या अटेन्यूएटेड हो, जैसे भी हो, वो एंटीजन ले, उसके खिलाफ मतलब उसी के मुताबिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और वो या वो एंटीजन जो है वो लाइव हो, अटेन्यूएटेड हो या फिर किल्ड हो, वो हम इंजेक्ट करें ब्लड में, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी, जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम सादा लफ्जों में कहते थे कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, तो वो क्या था, वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी थी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी थी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखो, पहला नेचुरल एक्टिव है जो कि नहीं है, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी होती है वो आर्टिफिशियल एक्टिव होती है, इस चीज को याद रखो। वैक्सीनेशन की क्या होती है, जहाँ पे वैक्सीन यूज हो रहे हो वहां पे क्या होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि हार्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड है, ईसीजी, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा इसका पता होता है। तो ईसीजी उन्होंने पूछा हुआ है और उसमें से एक वेव है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये सिंपल से काफी इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा समझाने की खातिर, तो अभी सिर्फ आप मैं बता रहा हूँ कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। वेव है हमारे पास इस टाइप की, ठीक है, इस तरह की एक वेव है जिसमें एक पी है, पी है, एक क्यू है, ये एक आर है, एक एस है, उसके बाद एक टी है, और इनके बीच जो होती है वो एस टी होती है और इनके जो बीच होती है वो पी आर होती है, ठीक है। इस तरह की एक वेव है। और उसके बाद ये जो होता है इसको क्यू टी बोलते हैं। ये सिंपल हमारे पास जो क्या है, ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, उसमें ये चीजें हैं, एक वेव है जो कि हमें बताई जाती है, जो कि बताती है कि हार्ट बीट या जो हार्ट साइकिल है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये वाला स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है और कहते हैं कि इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हमारे पास करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका प्रॉपर है कि जो हमारे पास टी वेव है। अब यह देखो यार, 3 तरह की वेव्स होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक पी वेव है, क्या है, पी वेव, एक हमारे पास क्यू आर एस वेव है और एक हमारे पास टी वेव है। अमूमन इन तीनों में से किसी से क्वेश्चन उठता है, जैसे अभी आया हुआ है टी वेव से रिलेटेड, तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। किसको, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन करो, अगला ऑप्शन है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वो असल में क्यूआरएस वेव का काम होता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो किसका काम होता है, वो काम होता है क्यूआरएस वेव का काम होता है। इसी तरीके से जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है, क्या है, जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो हमारे पास पी वेव है। एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या है हमारे पास, पी वेव है। तो ये 3 तरह की वेव्स है, इनको थोड़ा सा याद रखो कि अमूमन इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ईसीजी के बारे में क्वेश्चन आए। और वो क्या है कि टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस वेव किसको करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू आते रहते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने लिए याद रखो। और वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो इस चीज को वहां पर भी समझने की कोशिश करो। लेकिन कुछ टॉपिक्स है, मैं बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स है जिसको आपने मिस नहीं करना, उसको आपने मिस नहीं करना। उसमें से एक चैप्टर ये हार्ट्स वाला चैप्टर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन कॉजेज रिलीज ऑफ बाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब अगर कहता है हमारे इंटेस्टाइन में फैट्स प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से जो लिवर है वो बाइल सीक्रेट करता है। क्या करता है? बाइल सीक्रेट करता है। तो ये किस हार्मोन के प्रेजेंस में होता है? तो ये हमारे पास देखिए, जब हम इंटेस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये चीज बड़ी क्लियरली की थी कि जो कोलसिस्टोकाइनिन होता है, कौन सा होता है? सीसीके जो है हमारे पास कोलसिस्टोकाइनिन, वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है और इसकी वजह से बाइल जो है लिवर से वो सीक्रेट होता है और वो डिड्यूनम में आता है या इंटेस्टाइन में आता है फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन जो है वो काज करेगा ये रिलीज ऑफ बाइल? तो वो हमारे पास काज करेगा कोलसिस्टोकाइनिन, जो आखिरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिन, दूसरा है एसिटाइलकोलिन, तीसरा सिक्रेटिन और चौथा हमारे पास क्या है? कोलसिस्टोकाइनिन। तो सिक्रेटिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस की तरफ जाएगा, गैस्ट्रिन जो है वो पेप्सिनोजेन की तरफ जाएगा। गैस्ट्रिन असल में मैदे से निकलता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में सिक्रेटिन जो है वो हमारे पास किसकी तरफ जाएगा? पैंक्रियाटिक जूस की तरफ, जबकि कोलसिस्टोकाइनिन जो है सीसीके वो बाइल की तरफ जाएगा, बाइल को सीक्रेट करवाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। सेकेंडरी जाइलम जो है प्लांट से रिलेटेड है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है एपिकल मेरिस्टम्स। क्या है हमारे पास? पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है कोर कैम्बियम, तीसरा है वेस्कुलर कैम्बियम और चौथा है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो देखो एपिकल मेरिस्टम जो है वो लेंथ वाइज प्रोडक्शन करता है, मतलब जो प्लांट होता है उसको या तो शूट की तरफ लेकर जाएगा, लंबा करेगा, या रूट की तरफ से जाएगा। एपिकल मेरिस्टम जो कोनों पे होंगे, टिप्स पे होंगे, तो वो तो नहीं है हमारे पास। सेकेंडरी जाइलम साइडों पे बनेगा, याद रखना। सेकेंडरी जाइलम क्या बनेगा? साइडों पे बनेगा। तो जो लेटरल ग्रोथ है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उसमें हमने इसको कंसीडर करना है। तो एपिकल मेरिस्टम को जैसे कोई लेना देना नहीं हुआ। दूसरा हमारे पास कोर कैम्बियम है। कोर कैम्बियम सेकेंडरी में होता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास कोर को प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद कोर कैम्बियम जो है हमारे पास किसको, जो कॉर्टेक्स होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। तीसरा हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है। तो हाँ, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम भी बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनाएगा। ये चीजों को याद रखो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। किससे बनता है हमारे पास? वेस्कुलर कैम्बियम से। और आखिरी में जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होगी कि हमारे पास कोई स्टेम है तो यहाँ पे कुछ बड़ सा बन जाएगा। तो ये बड़ बाद में जो है, चाहे वो स्टेम बने या इससे कोई लीव बने, जो भी बने, लेकिन ये जो बर्ड्स के ऊपर ग्रोथ होगी ये होगी ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से चार तरह के डिफरेंट हमारे पास क्या आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो इंटरकैलरी का भी पूछ सकता है, जो बर्ड से रिलेटेड होगा वो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम का भी पूछ सकता है, कोर कैम्बियम का भी पूछ सकते हैं, और अभी जो उन्होंने पूछा वो वेस्कुलर कैम्बियम का पूछा हुआ है। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो किसके प्रोडक्ट्स है या किसकी एक्टिविटी की वजह से बनते हैं? हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रेजेंस ऑफ शेलेट एग। अब ये देखो तीन प्रॉपर्टीज उन्होंने लिखी हुई है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा। शेलेट एग भी है, ड्राई स्किन भी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। तो सिंपल हमें पता लगे कि एक तो ड्राई स्किन है, उसके बाद शेलेट एग है, उसमें एमनियन जो है वो प्रेजेंट है। शेलेट एग भी है, ड्राई स्किन भी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो ये रेप्टाइल्स से रिलेटेड है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये रेप्टाइल्स की है। तो यहाँ पे हमने जो चार एग्जांपल्स इसमें रेप्टाइल्स को ढूंढना है। पहला फ्रॉग है। फ्रॉग हमारे पास एम्फीबियन से रिलेटेड होता है, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो उसको तो निकाल दो। दूसरा लिजर्ड है, छिपकली जो होती है, ये एक प्रॉपर रेप्टाइल है। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल ये जो राइट ऑप्शन है वो लिजर्ड है कि इसमें शेलेट एग भी होंगे, ड्राई स्किन भी होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगी। कीवी जो है वो एवीज से रिलेटेड है या जो बर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है। कंगारू जो है वो हमारे पास मैमल्स में आ जाता है, तो वो भी इसमें नहीं आता। तो जो शेलेट एग है, ड्राई स्किन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये लिजर्ड की प्रॉपर्टी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? लिजर्ड होगा। उसके बाद अगर ये कोई पूछे कि कैंगारू की ये प्रॉपर्टीज याद कर लो या फिर जो कीवीज की प्रॉपर्टीज है वो याद कर लो, जिसमें वो गिजर्ड होता है हमारे पास, तो वो चीजें जो है वो जो कुछ फाइलम्स की जो प्रॉपर्टीज बड़ी एवोल्यूशनरी होती हैं जिसकी वजह से वो अलग हुए, तो इन चीजों को जरूर याद रखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज की ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टीज के कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिसमें शार्क्स वगैरह आते हैं। तो कहता है ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज है एक्सेप्ट कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्टीज की नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है हेट्रोसिर्सल टेल। हेट्रोसिर्सल और होमोसिर्सल का तो पता है ना कि अगर टेल हमारे पास ऐसे हो और अंदर से ये रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब ये डिफरेंट हो और ये वाला डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं हेट्रोसिर्सल टेल। ठीक है। और अगर टेल हमारे पास ऐसे हो
मतलब ये और ये बराबर हो तो ये होमोसिर्सल हो जाता है, ठीक है। तो हेटेरोसिर्सल जो है वो जितने भी शार्क्स देखो उनकी टेल इस टाइप की होगी। तो हमारे पास जो हेटेरोसिर्सल है वो तो कॉन्ट्रैक्टीज की ही प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारे पास 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, तो ये भी करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टीज में ही 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। तीसरा हमारे पास है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो इसकी वजह से ही तो इस पूरे फाइलम का नाम कॉन्ट्रैक्टीज है या कार्टिलेजिनस फिश है, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो सारा बोन का नहीं बना होता, वो कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन भी कॉन्ट्रैक्टीज में प्रेजेंट है। आखिर है अपर्क्यूलम ओवर गिल्स, तो ये चीज जो है ये बोनी फिशेस का या एस्ट्रैक्टीज का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उनके जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर एक लोथड़ा सा होता है, अपर्क्यूलम जिसे बोलते हैं, जो फ्लिप करता है, फ्लिप वो चीजें जो करता है। तो वो लोथड़ा जो है ना वो बोनी फिश का काम है, वो शार्क्स के ऊपर वो जो गिल्स के ऊपर इस तरह का अपर्क्यूलम नहीं होता, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ कि वो होता है, तो ये बात गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, अपर्क्यूलम और गिल्स, वो कॉन्ट्रैक्टीज में नहीं होती। उसके बाद चौथा है, फिर से दोबारा से वही बैक्टीरिया से रिलेटेड आया हुआ जिसमें हमने उस दिन बात की थी कि उस वक्त जो ऑप्शन करेक्ट था वो एम्फिलोफोट्राइकस था कि ईच पोल पे हूं। अब जो क्वेश्चन है उन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है इस तरह का, ये एक बैक्टीरिया उसके एक पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला है, ये शक्ल उन्होंने बनाई है, कहते हैं कि ये कौन से वाले होंगे। तो चार ऑप्शन है, मोनोट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, पेरिट्राइकस है या मोनोपोलर बाइट्राइकस है। तो देखो उस वक्त भी हमने कहा था कि इस चीज को याद रखो, अगर एक पोल पे एक ही फ्लैजिला हो तो वो तो हमारे पास मोनोट्राइकस है, अगर एक पोल पे दो फ्लैजिला हो तो वो मोनोपोलर बाइट्राइकस है। वो क्या है, एक पोल पे दो फ्लैजिला हो ऐसे, तो वो हमारे पास मोनोपोलर बाइट्राइकस है। अगर एक पोल पे एक फ्लैजिला इधर हो एक फ्लैजिला इधर हो तो ये होगा हमारे पास बाइपोलर मोनोट्राइकस। इसको याद रखो, पता जहन से निकल गया, लेकिन अभी के लिए देखो ये आपकी बुक में पता नहीं होंगे ये नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें जरूर है। ये टफ्ट है, पूरा एक गुच्छा है जो कि एक साइड पे लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, लोफोट्राइकस। इसको क्या बोल रहे थे, लोफोट्राइकस। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन बताया हुआ है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा लोफोट्राइकस। और पेरिट्राइकस क्या होता है, पेरिट्राइकस जब इसके हर तरफ फ्लैजिला लगे हो तो वो फिर पेरिट्राइकस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, वो हमारे पास होगा लोफोट्राइकस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो साइक्लोसिस है, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वो कौन कंट्रोल करता है। तो हमारे पास हमें पता है एक्टिन जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास साइटोस्केलेटन के जो एक्टिन फाइबर्स हैं वो साइक्लोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक्टिन फाइबर्स का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स को ढूंढो, पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा माइक्रोफिलामेंट, चौथा मार्सिन फिलामेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट्स होगा, या फिर एक्टिन फाइबर अगर इसकी जगह लिखा हो तो वो भी इसका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। साइक्लोसिस जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन बैक्टीरियल सेल द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम मीडियम टू सेल रिजल्ट्स इन। अब देखो ये पूरा वहां पे एक कॉन्सेप्ट है बैक्टीरिया वाले चैप्टर में कि अगर कोई बैक्टीरिया मर रहा हो, यहाँ पे जो बैक्टीरिया मर रहा हो तो वो क्या करते हैं, मीडियम में अपना डीएनए रिलीज कर देता है, फिर कोई और बैक्टीरिया आके उस डीएनए को अपने डीएनए के साथ जोड़ लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरियल सेल द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम मीडियम टू सेल रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो पहले किसी थर्ड पार्टी में जाए, जैसे किसी वायरस में जाए, उस वायरस के बाद फिर वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए, तो वो फिर ट्रांसडक्शन होती है। वो क्या होती है, ट्रांसडक्शन होती है। और कंजुगेशन क्या होती है कि जब दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं तो टेम्परेरी वहां पे एक ब्रिज सा बन जाता है जिसको पिलाई ब्रिज बोलते हैं। तो उस पिलाई ब्रिज के जरिए जो अमूमन साइटोप्लाज्मिड्स है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चले जाते हैं, तो वो हमारे पास कंजुगेशन होती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट से डीएनए जो है सेल में आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है कि ए बी, एक उन्होंने इस तरह का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंजाइम से रिलेटेड, जो एंजाइम की क्लासेस है ना अच्छे, उसी से क्वेश्चन में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बनाया हुआ है कि ए और बी आपस में जुड़े हुए एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ सी आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ए अलग हो गया और सी बी के साथ जुड़ गया। तो वो पूछ रहे हैं कि द अबव रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय, तो कौन सा जो एंजाइम होगा वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में ये सी नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में क्या होता है, अगर ए हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा हो और बी हमारे पास रिड्यूस हो रहा हो, तो उसके बाद क्या होगा कि ए रिड्यूस हो जाएगा और बी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये चीज हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो है, जो रिडक्शन पोटेंशियल वाली चीजें हैं, वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो ये तो वो वाला नहीं है, पहला नहीं है। दूसरा है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या होता है, हाइड्रोलेसिस में हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक तो करते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस या फिर वाटर, तो इसकी वजह से ये ब्रेक हो जाएगा AH
प्लस BOH। तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में ये वाला फिनोमेना होगा। ये सारी चीजें साथ साथ क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी बार जो क्वेश्चन आए वो इसको छोड़ के इन्हीं में से कोई आए, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में फिर H2O जो वो इन्वॉल्व होगा। तीसरा हमारे पास ट्रांसफरेसिस है, तो ट्रांसफरेसिस इसका राइट ऑप्शन है। ट्रांसफरेसिस में क्या होता है कि एक ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से उठा के एक फंक्शनल ग्रुप जो है दूसरे मॉलिक्यूल पे रख देते हैं। जैसे कि ये एक A B है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप B को उठाया और उसको C के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, एक ग्रुप ट्रांसफर हुआ। जो ग्रुप का ट्रांसफर होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेसिस एंजाइम्स। वो एंजाइम्स कौन से होंगे, ट्रांसफरेसिस एंजाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेसिस एंजाइम। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है लाइसिस। तो लाइसिस में क्या होता है कि हम वो भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल ही जो टूटेगा लेकिन उसमें H2O इन्वॉल्व नहीं होगा और ये हमारे पास A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल क्या है, लाइसिस है। इसी तरीके से हमारे पास और कौन से होंगे, ये जो आइसोमरेसिस, ये चार हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चौथा हमारे पास क्या होता है, आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस का मतलब क्या होता है कि ये कोई मॉलिक्यूल है ABC, तो आइसोमरेसिस के बाद क्या होगा कि रहेंगे यही लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। मतलब अभी A है, इसके साथ C जुड़ जाएगा और फिर B जुड़ जाएगा। तो ये वाला काम जो है ये किसका काम होता है, हमारे पास आइसोमरेसिस का काम होता है। और आखिरी एक और रहता है लाइगेसिस का। ये पांचवा हो गया, छठा है हमारे पास लाइगेसिस। लाइगेसिस का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास A और B है, क्या है, A और B है, उनके साथ अगर कोई ATP आ जाए तो इस ATP की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाएगा। तो ये वाला काम क्या है, लाइगेसिस का है। तो ये सारी चीजें साथ याद कर लो, बुक में है। इस तरह के जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो आते रहते हैं कि अभी जैसे ये वाला आया है तो उसमें वो ट्रांसफरेसिस है। अगर वो इस तरह का रिएक्शन दे दे तो फिर पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस है। इस तरह का रिएक्शन हो तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडोरेडक्टेसिस है। इस तरह का हो तो पता होना चाहिए कि ये लाइगेसिस है। ये वाला हो तो आइसोमरेसिस। इस तरह के हो तो हमारे पास क्या होंगे, लाइगेसिस होंगे। तो इसी के साथ हमारे जो 17 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले एक लेक्चर में और MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।